जैसे ही उस नवजात बच्चे ने दूध के लिए बिलखना शुरू किया, वैसे ही सब सहम गए। हर बार उस बदनसीब का रोना सबके लिए तूफान के आने की सूचना देने लगता है, क्योंकि बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते ही रागिनी पर जैसे पागलपन का दौरा सा पड़ जाता है। वो चीख चीख कर अपने बाल नोचने लगती है। मासूम परी और जिया अपनी माँ की इस हालत को देखकर सहमी सी सिसकने लगती हैं। ऐसे में सुधीर की समझ में कुछ नहीं आता कि वो क्या करे। उस 10 दिन के नवजात के लिए दूध की बोतल तैयार करे, अपनी पत्नी रागिनी को संभाले या डरी सहमी बेटियों पर प्यार से हाथ फेरे। रागिनी का पागलपन हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन तो उसने अपने इस नवजात शिशु को उठाकर पटकने की कोशिश भी की थी। दिन पर दिन स्थिति संभलने की बजाय सुधीर के काबू से बाहर होती जा रही थी। वो नहीं जानता था कि कैसे और कब तक वो अपनी मजदूरी छोड़ घर पर रहकर इतने लोगों के भोजन का जुगाड़ कर पाएगा, रागिनी का इलाज करवा पाएगा और साहू दंपत्ति से कानूनी लड़ाई लड़ पाएगा। आज उसके परिवार की इस हालत के लिए साहू दंपत्ति ही तो जिम्मेदार हैं। सुधीर जानता था कि एक कपड़ा मिल में दिहाड़ी पर मजदूरी करके वो कभी भी इतना पैसा नहीं जमा कर पाएगा जिससे रागिनी का अच्छा इलाज हो सके और इसके साथ साथ बच्चों की अच्छी परवरिश, शिक्षा और शादी की जिम्मेदारियां भी निभाई जा सकें। उस पर कोर्ट कचहरी का खर्चा, इन सब के बारे में सोचकर ही वो सिहर उठता। इन सब के प्रश्नों के ऊपर है इस नवजात बच्चे के जीवन का प्रश्न, जो इस परिवार के लिए दुखों की बाढ़ लेकर आया है, जबकि इसी नवजात से उन सबके जीवन में सुखों और खुशियों की बारिश होने वाली थी। पता नहीं कहाँ क्या चूक हो गई जो उनके सब सपने टूटकर ऐसे बिखर गए कि उनके टूटे सपनों की किरचें इतनी जिंदगियों को पल पल लहूलुहान कर रही हैं। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी कुछ महीने पहले तक सुधीर का छोटा सा हंसता खेलता सुखी परिवार था। पति पत्नी दोनों मिलकर गृहस्थी की गाड़ी बखूबी चला रहे थे। मिल मजदूरों की बस्ती के सामने सड़क पार धनवानों की आलीशान कोठियां हैं। उन पैसे वालों के घरों में आए दिन जन्मदिन, किटी पार्टियां जैसे छोटे बड़े समारोह होते रहते हैं। ऐसे में 40-50 लोगों का खाना बनाने के लिए कोठियों की मालकिनों को अक्सर अपने घरेलू नौकरों की मदद के लिए खाना पकाने वालियों की ज़रूरत रहती है। रागिनी इन्हीं घरेलू अवसरों पर कोठियों में खाना बनाने का काम करती थी। ऐसे में मिलने वाले खाने, पैसे और बख्शीश से रागिनी अपनी गृहस्थी के लिए अतिरिक्त सुविधाएं जुटा लेती थी। पिछले साल लाल कोठी में रहने वाले साहू दंपति ने एक छोटे से कार्यक्रम में खाना बनाने के लिए रागिनी को बुलाया था। रागिनी सुबह सुबह ही परी और जिया को अच्छे से तैयार करके अपने साथ लाल कोठी ले गई थी। उस दिन रागिनी और उसकी बेटियां ढेर सारी पूरियां, हलवा, चने, फल, मिठाई, पैसे आदि से लदी हुई लौटी थीं। तीनों की जबान श्रीमती साहू का गुणगान करते नहीं थक रही थी। उनकी बातें सुनकर सुधीर ने हंसते हुए कहा था, सब पैसों का खेल है, पैसा हो तो दुनिया की हर खुशी खरीदी जा सकती है। रागिनी थोड़ी भावुक हो गई, बोली, पैसे वालों के भी अपने दुख हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पता है, करोड़ों में खेलने वाले बंगले और गाड़ियों के मालिक साहू दंपति निसंतान हैं। शादी के 15 साल बाद भी उनका घर आंगन सुना है। यही दुनिया है। अब छोड़ो इस किस्से को। तुम तीनों तो खूब माल उड़ाकर आ रही हो, जरा इस गरीब का भी ख्याल करो। तुम्हारे लाए पकवानों की खुशबू से पेट के चूहे भी बेचैन हो रहे हैं। सुधीर ने बात बदलते हुए कहा। रागिनी तुरंत सुधीर के लिए खाने की थाली लगाने लगी और परी और जिया अपने अपने सामानों को सहेजने में लग गईं। अगले ही दिन श्रीमती साहू ने अपने नौकर को भेजकर रागिनी को बुलवाया था। संदेश पाते ही रागिनी चल दी। वो खुश थी कि जरूर कोठी पर कोई आयोजन होने वाला है। ढेर सारा बढ़िया खाना, पैसे, उपहारों की बात सोच सोचकर उसके चेहरे की चमक और चाल में तेजी आ रही थी। रागिनी जब लाल कोठी पहुंची तो उसे मामला कुछ गड़बड़ लगा। श्रीमती साहू बहुत उदास और परेशान सी लगी। रागिनी ने जब बुलाने का कारण पूछा तो वे कुछ बोली नहीं, बस हाथ से उसे बैठने का इशारा भर किया। रागिनी बैठ तो गई, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर तक कमरे में चुप्पी छाई रही। फिर धीरे से अपने आंसू पोंछते हुए श्रीमती साहू ने बताना शुरू किया, हमारी शादी को 15 साल हो गए, लेकिन हमें कोई संतान नहीं है। इस बीच 2 बार उम्मीद बंधी थी, लेकिन टूट गई। विदेशी डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी।
अब तो डॉक्टरों ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। संतान की कमी हमें भीतर ही भीतर खाई जा रही है। रागिनी को लगा श्रीमती साहू ने अपना मन हल्का करने के लिए उसे बुलाया है। रागिनी तो उनका दर्द कल ही उनकी आंखों में पड़ चुकी थी। वो सब कुछ चुपचाप सुनती रही। रागिनी, तुम तो समझ सकती हो, माँ बनना हर औरत का सपना होता है। इस अनुभव के बिना एक औरत खुद को अधूरा समझती है। आप ठीक कहती हैं बीबी जी, आप तो पढ़ी लिखी हैं, पैसे वाली हैं। कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो आपके सूने जीवन में बाहर ले आए। श्रीमती साहू के दुख में दुख ही रागिनी को खुद नहीं पता था कि वो क्या कह रही थी। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है, कहकर श्रीमती साहू चुप हो गई। मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? रागिनी असमंजस में पड़ गई। तुम अपनी छोटी बेटी जिया को मेरी झोली में डाल दो। तुम्हें तो कुदरत ने दो दो बेटियां दी हैं, श्रीमती साहू एक ही सांस में कह गईं। ये सुनते ही जैसे रागिनी के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो चला था। वो बड़ी मुश्किल से इतना ही कह पाई, बीबी जी, आप मुझ गरीब से कैसा मजाक कर रही हैं? नहीं नहीं रागिनी, ये कोई मजाक नहीं। हम सचमुच तुम्हारी जिया को पूरी कानूनी कार्यवाही के साथ अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। रागिनी के सामने कीमती कपड़ों और गहनों से लदी एक धनवान औरत आज अपनी झोली फैलाए बैठी थी। लेकिन वो ना तो उसकी खाली झोली भर सकती थी और ना ही अपनी झोली पर गुमान ही कर सकती थी। उसकी आंखों से आंसू बह चले। श्रीमती साहू जानती हैं कि उन्होंने एक माँ से उसके दिल का टुकड़ा मांगा है, लेकिन वे भी क्या करें? अपने सोने जीवन और सोने आंगन में बाहर लाने के लिए उन्हें मजबूर होकर ऐसा फैसला लेना पड़ा है, वरना सालों से वे किसी दूसरे का बच्चा गोद लेने के लिए भी कहाँ तैयार हो रहे थे। कल जिया को देखकर पता नहीं कैसे उनका मन इसके लिए तैयार हो गया था। उन्होंने रागिनी की गरीबी पर एक भावुकता भरा पैंतरा फेंका। रागिनी, क्या तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारी बेटी बंगले में पहुंच जाए और राजकुमारी जैसा जीवन जिए? हम गरीब हैं बीबी जी, हमारे जैसे साधन वैसे ही सपने, हमें तो सपनों में भी फाके और अभाव ही आते हैं। रागिनी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, इसीलिए कहती हूँ कि कीमती सपने देखने का एक अवसर मिल रहा है तो उसका लाभ उठाकर अपनी छोटी बेटी मेरी झोली में डाल दे। श्रीमती साहू ने फिर अपनी बात रखी। कोई कितना भी गरीब क्यों न हो बीबी जी, अपनी जरूरत के वक्त गहना जमीन बर्तन आदि बेचेगा, पर औलाद तो कोई नहीं बेचता ना। कहते हुए रागिनी उठकर चल दी। ऐसी कोई जल्दी नहीं है रागिनी, तू अपने पति से भी बात कर, हो सकता है उसे हमारी बात समझ में आ जाए। श्रीमती साहू ने रागिनी को रोकते हुए कहा, नहीं बीबी जी, उनसे क्या पूछना है? हमारी बेटियां हमारी जिम्मेदारी बेशक हैं, बोझ नहीं है। मैं तो कुछ और ही सोच कर आई थी। कहते हुए रागिनी तेज कदमों से बाहर निकल गई। घर पहुंचते ही रागिनी परी और जिया को सीने से चिपटा कर फूट फूट कर रो पड़ी। सुधीर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। वो कुछ पूछता इससे पहले रागिनी ने ही उसे सारी कहानी सुना दी। सब सुनकर सुधीर को अपनी गरीबी पर झुंझलाहट हुई। फिर भी अपने को संयत कर उसने रागिनी को समझाया कि जब वो अपनी जिया को देने के लिए तैयार ही नहीं है तो कोई क्या कर लेगा। लेकिन मन ही मन वो डर रहा था कि पैसे वालों का क्या भरोसा, कहीं जिया को अगवा कर विदेश ले गए तो वो कहाँ फरियाद करेगा और कौन सुनेगा उस गरीब की। वो रात रागिनी और सुधीर पर बहुत भारी गुजरी। कितने ही बुरे बुरे ख्याल रात भर उन्हें परेशान करते रहे। उनका प्यार और जिया का भविष्य रात भर तराजू में तुलता रहा। रात भर आंखें डबडबाती रहीं, दिल डूबता रहा। सुबह होते ही साहू साहब ने सुधीर को कोठी पर बुलवाया। बुलावे के नाम पर वो तिलमिला गया और वहां पहुंचते ही चिल्लाया, नहीं दूंगा मैं अपनी बेटी, नहीं चाहता मैं कि मेरी बेटी राजकुमारी सा जीवन जिए। आप इतने ही दयावान हैं तो दुनिया भरी है गरीबों से, अनाथों से, हम पर ही इतनी मेहरबानी क्यों? उसकी बात सुनकर साहू दंपति को जरा भी बुरा नहीं लगा। बड़े प्यार से उसका स्वागत किया और उसे अपने बराबर सोफे पर बिठाया। बड़ी सहजता से उन्होंने पूरी बात समझाते हुए अपनी याचना उसके सामने रखी, लेकिन सुधीर बार बार मना ही करता रहा। तब उन्होंने सुधीर के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया जिसे सुनकर वह हैरान रह गया। उसने तो पहले इस बारे में कभी सुना ही नहीं था। साहू दंपति ने सुधीर के सामने रागिनी की कोख किराए पर लेने का प्रस्ताव रखा था।
सुधीर का चेहरा बता रहा था कि वो कुछ नहीं समझा है। तो उन्होंने सुधीर को समझाया कि जैसे आजकल हम जरूरतमंदों को अपना खून, आंखें दान करते हैं, वैसे ही किसी निसंतान दंपति को संतान का सुख देने के लिए कोख का भी दान किया जा सकता है। ऐसे निसंतान माता पिता को किसी की संतान गोद नहीं लेनी पड़ती, बल्कि वे अपने ही संतान पा सकते हैं। सुधीर तब भी कुछ नहीं समझा, तो साहू साहब ने उसे फिर समझाया। बस तुम इतना समझो कि ऐसे में डॉक्टरों की मदद से संतान के इच्छुक पिता का बीज किराए की कोख में रोप दिया जाता है, जिसे 9 महीने तक गर्भ में रखकर शिशु का रूप देने वाली माँ सैरोगेट माँ कहलाती है। हमारी सरकार ने इसे कानूनी तौर पर जायज भी घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि इस दौरान वे रागिनी के इलाज, दवाइयों, अस्पताल के खर्च के अलावा उसकी खुराक का पूरा ख्याल रखेंगे। रागिनी भले ही लड़के को जन्म दे या लड़की को, उन्हें वो बच्चा स्वीकार्य होगा और वे उसे लेकर विदेश जा बसेंगे। ये सब पूरी लिखा पढ़ी और कानूनी कार्यवाही के साथ होगा। रागिनी जिस दिन डॉक्टरी प्रक्रिया से गुजर कर गर्भवती हो जाएगी, उन्हें पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपये दे दिए जाएंगे। उसके बाद बच्चे के जन्म पर उन्हें 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे। साहू साहब ने सब कुछ सुधीर को कुछ इस तरह समझाया कि उसने रागिनी को इस काम के लिए राजी कर लिया। एक परिवार का सोना आंगन बच्चे की किलकारियों से गूंज उठेगा और उनका अपना जीवन अभावों की दलदल से निकलकर खुशियों से भर जाएगा। जल्दी ही पूरी डॉक्टरी प्रक्रिया और कागजी कार्यवाही से गुजरकर सुधीर और रागिनी अपनी बेटियों के साथ साहू की कोठी के पीछे नौकरों के क्वार्टर में रहने को आ गए। उन्हें पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपये भी मिल गए थे। समय सपनों की तरह बीतने लगा था। रागिनी की हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल साहू दंपत्ति रखने लगे थे। रागिनी की सेवा के लिए अलग से एक आया रखी गई थी। परी और जिया अच्छी तरह रहने लगी थी। सुधीर ये सब देखकर खुश था कि उसका परिवार सुखों के झूले में झूलने लगा था। रागिनी अपनी बेटियों के खिले चेहरों को देखकर, अपने पति को निश्चिंत देखकर खुश थी, लेकिन अपने आप से खुश नहीं हो पाती थी। पता नहीं क्यों अपने अंदर पल रहे जीव से वो जुड़ नहीं पा रही थी। उसे वो अपना अंश नहीं लगता था, ना ही उसके प्रति ममता ही जाग रही थी। उसे हर पल लगता था कि वो एक बोझ उठाए ड्यूटी पर तैनात है और उसे अपने परिवार के सुनहरे भविष्य के लिए एक निश्चित समय तक ये बोझ उठाना ही है। भले ही अपनी दोनों बेटियों के जन्म के दौरान रागिनी ने बहुत कष्ट और कठिनाइयां झेली थीं। तब न डॉक्टरी इलाज था और न अच्छी खुराक ही थी। उस पर घर का सारा काम भी उसे करना पड़ता था, पर फिर भी उसे वो सब सुखद लगता था। लेकिन अब कदम कदम पर बिछे फूल भी उसे कांटों जैसे लगते थे। अपने भीतर करवट लेता नन्हा जीव उसे रोमांचित नहीं करता था। उसके दुनिया में आने का इंतजार जरूर था, लेकिन खुशी नहीं हो रही थी। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका साहू दंपति को बहुत बेसब्री से इंतजार था। सुबह लगभग 4 बजे का समय था। रागिनी प्रसव पीड़ा से बेचैन हो उठी। घबराया सा सुधीर दौड़कर कोठी में खबर करने पहुंचा। रागिनी को तुरंत गाड़ी में बिठाकर नर्सिंग होम ले जाया गया। महिला डॉक्टरों की एक पूरी टीम लेबर रूम में पहुंच गई, जहां रागिनी दर्द से छटपटा रही थी। प्रसव पूर्व की जांच पूरी हो चुकी थी। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि लेबर रूम से एक नर्स बाहर आकर बोली कि रागिनी ने बेटे को जन्म दिया है। ये खबर सुनते ही साहू दंपति के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि सुधीर का चेहरा लटक गया कि काश 2 बेटियों के बाद रागिनी की कोख से जन्म लेने वाला ये उनका अपना बेटा होता। लेकिन पराई अमानत पर कैसी नजर। सुधीर अपने मन को समझाने लगा। गुलाबी रंग के फर वाले बेबी कंबल में लपेटकर लेडी डॉक्टर जैसे ही बच्चे को लेकर बाहर आई, श्रीमती साहू ने आगे बढ़कर उसे गोद में ले लिया। रागिनी ने आंखों में आंसू भरकर मुंह मोड़ लिया। साहू साहब ने धन्यवाद स्वरूप सुधीर के हाथ थाम लिए। जहां साहू साहब के चेहरे पर चमक थी, वहीं सुधीर का चेहरा मुरझाया हुआ था। तभी श्रीमती साहू चिल्लाई, डॉक्टर, बच्चे को देखो। डॉक्टरों की टीम दौड़ती हुई उनके पास पहुंची। बच्चे का शरीर अकड़ गया। नर्सें बच्चे को लेकर आईसीयू की तरफ दौड़ी। डॉक्टर भी पीछे पीछे थे। बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। पल भर में ही आईसीयू के बाहर खड़े चेहरों पर दुख की लकीरें खिंच गईं। एक डॉक्टर ने बाहर आकर बड़े ही दुख के साथ बताया कि बच्चे की दोनों टांगें बेकार हो गई हैं। बहुत कोशिश के बाद उसकी जान तो बच गई है, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो सामान्य बच्चे की तरह होगा या नहीं।
क्योंकि अचानक उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी से ये सब हुआ है। डॉक्टर की बात सुनते ही साहू दंपति के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लग गया। सुधीर को वहां छोड़कर वे वहां से चले गए। उन्होंने उस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। एक पल में आया तूफान सबकी खुशियां उड़ाकर ले गया था। 3 दिन बाद रागिनी की नर्सिंग होम से छुट्टी होनी थी। नर्सिंग होम का बिल और रागिनी के नाम 2 लाख रुपए नौकर के हाथ भेजकर साहू साहब ने कहलवाया कि वे कमरे से अपना सामान उठा लें। पैसे वालों ने यह कैसा सौदा किया था? पत्नी की कोख का सौदा करने वाला सुधीर अपने स्वाभिमान का सौदा न कर सका। उसे भी 2 लाख रुपए लेना गवारा न हुआ। उसने पैसे नौकर के ही हाथ लौटाकर अमीरी के मुंह पर वही लात मारी थी जो साहू परिवार ने रागिनी की कोख पर मारी थी। नर्सिंग होम से छुट्टी के समय नर्स ने जब बच्चा रागिनी की गोद में देना चाहा तो वो पागलों की तरह चीख उठी, ये मेरा नहीं है। 9 महीने अपनी कोख में रखकर भी इस निर्जीव से, मांस के लोथड़े से वो ना तो कोई रिश्ता जोड़ पा रही थी और ना ही तोड़ पा रही थी। उसकी छाती में उतरता दूध उसे डंक मार रहा था। उसके परिवार के भविष्य पर अंधकार के काले बादल छा गए थे। उस दिन जब सुधीर अपना सामान उठाने गया तो कोठी के नौकरों से पता लगा कि साहू दंपति तो विदेश रवाना हो गए हैं। तभी से सुधीर बच्चे को हक दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। रागिनी की हालत पागलों जैसी है। अब सुधीर के सामने उसके इलाज के साथ साथ घर का खर्च चलाने की समस्या भी मुंह बाए खड़ी थी।